गुड मॉर्निंग भाई सबको। हम लोग एक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश जो है वो पिछले दिन हम लोगों ने अपलोड करा था और मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर वाइज आपको ग्रामर समझाने की कोशिश करा था। आज फिर से हम लोग वही स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शनल वाइज कह सकते हैं कि हम लोग फंक्शनल ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों में दो तीन चीज़ें आप बड़ा क्लियर कर लेना कि सेंटेंस कभी भी अगर बड़ा होगा, जब भी सेंटेंस अगर आपको बड़ा दिखे तो सबसे पहली बात ये कि एक तो सेंटेंस का बेसिक स्केलेटल तो ये होता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जनरली आपको दिखेगा। इस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अपना ग्रामर मैंने आपको बता दिया था जब आप फंक्शनल ग्रामर पे चीज़ों को देखते हो कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी या तो कोई नाउन होता है या नहीं तो प्रोनाउन होता है। इन सब के साथ मैंने आपके लिए एक बात और बड़ा कॉमन रखा था कि जब ये नाउन या प्रोनाउन होगा तो एडजेक्टिव का प्लेसमेंट, एडवर्ब का प्लेसमेंट, मैंने इन सबको इसके साथ आपको एडजस्ट करना सिखाया था कि कैसे आप इसको प्लेस करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप 10 वर्ड ले लो और इसको आप अपने तरीके से बोर्ड पे फेंक दो और चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चीज़ें मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था उस स्ट्रक्चर के बेस पे आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले कि एक छोटा सा ग्रामर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और आज फिर से मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़रा देखना, ये क्या अपने आप में डिटरमाइनर हो गया, ये क्या अपने आप में प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या अपने आप में डिटरमाइनर हो गया। थोड़ा सा आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ये हमारा वर्ब हो गया। थोड़ा सा और आओगे तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे रुक जाओ। हम लोग के पास जो जो चीज़ें हमें क्लियर है, जो जो चीज़ें हमें पता है, बस मैं उन चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी की चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। बाकी की चीज़ें खुद ब खुद अपने आप में कवर कर लेती है और बाकी की चीज़ें से हमें कोई बहस भी नहीं है। ज़रा समझना कि डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर का कंसेप्ट मैंने आपके सामने में क्या रखा था कि डिटरमाइनर जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा, ठीक है। डिटरमाइनर जब भी आएगा अपने साथ नाउन लेके आएगा। अब उसके बाद इसका नाउन आपको वहाँ तक ढूंढना है जहाँ की आगे आने वाले कोई प्रीपोजिशन हो, कोई भी एक इंडिकेटिंग वर्ड्स मिल जाए जहाँ पे आपको रुक जाना है। जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन मिला तो प्रीपोजिशन पे आके हमें रुक जाना इसलिए है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद इसका अपना खुद का ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी तो हमें इसके ग्रामर होते हैं ना कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है और ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें इस इंडिकेटिंग वर्ड के आगे आके इसीलिए रुक जाना है ताकि इसका खुद का ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस डिटरमाइनर का ये हमारा नाउन बना और मैंने आपके सामने एक बात बोला था कि जब भी आप सेंटेंस में नाउन का फॉर्म यूज करोगे तो वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। एक बात और क्लियर करा था कि कभी भी कोई भी नाउन का अगर आप यूज करोगे तो वो नाउन कभी भी खाली नहीं जाता है। मतलब या तो वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा या नहीं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। कभी भी कोई नाउन खाली नहीं जाता है। अब हमें समझना ये है कि सेंटेंस में जब हमें सब्जेक्ट के लिए ढूंढने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, अपने तरीके से सब्जेक्ट को मान लेते हैं कि सब्जेक्ट ये होना चाहिए। बहरहाल होना नहीं चाहिए, सब्जेक्ट खोजने का अपना एक तरीका होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे नाउन रखा, ये नाउन तो बिल्कुल खाली है ना। अब नाउन का ग्रामर ये कहता है कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन की भी ग्रामर यही, या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट आने की कंडीशन मैंने आपके सामने पिछले क्लास रखा था कि जब भी अगर कोई नाउन आएगा तो और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उस नाउन के पहले प्रीपोजिशन होना ज़रूरी है, या नहीं तो वर्ब के बाद अगर कोई नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब इस नाउन का ऑब्जेक्ट होना, इसके पहले एक वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नॉन वर्ब का एक पार्ट होता है, नॉन वर्ब के बाद अगर नाउन आता है तो ये भी अपने आप में जनरली ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को होने के लिए इस नाउन का इसके पहले नॉन वर्ब होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है, प्रीपोजिशन होना ज़रूरी है। और हमें ग्रामर ये कहती है कि जो नाउन है वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का ग्रामर अगर हमारे सामने सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बचा क्या, तो सब्जेक्ट। तो यही वो नाउन है खाली जो अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ आ गई। ये खाली है, किसी ना किसी वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा। अब थोड़ा आगे चले आओ। और प्रीपोजिशन है, ये डिटरमाइनर है। अब इन दोनों का नाउन एक ही जगह होगा। इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटिंग वर्ड लगा हुआ है वर्ब।
अब इन दोनों का नाउन क्या बना, प्रोडक्ट्स, और ये नाउन के साथ किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है। ये वही ग्रामर है ना कि अगर कोई भी नाउन आएगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्यों होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। हमें क्या बोला गया है कि इस नाउन के पहले जब हमने ग्रामर को पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि डिटरमाइनर के साथ कंसेप्ट नाउन का है। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और इन तीन के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा तो वो अपने आप में एडवर्ब होगा। ये ग्रामर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रामर पे पढ़ने की कोशिश करा था। सेम कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था, प्रेपोजिशन के बाद या डिटरमाइनर के बाद नाउन आया हुआ है। नाउन के पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव का फॉर्म चाहिए, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लगा हुआ है, एडवर्ब का फॉर्म लगा हुआ है। एक चीज़ और मैंने आपके सामने में क्लियर करा था ना कि जब आप एडजेक्टिव में ly लगाओगे तब ये एडवर्ब बनेगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया ना कि अगर जो वर्ड में ly लगाया तब ये एडवर्ब बना, और अगर ly नहीं लगा हुआ है तब तो ये एडजेक्टिव का फॉर्मेट तैयार करा ना। तो सर ये जगह किसका है, एडजेक्टिव का जगह है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव का फॉर्म रखते हैं, तो यहाँ पे न्यू हो जाएगा, पहला कॉमन एरर। आगे चलोगे तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट देखा है वर्ब का, जो कि यहाँ पे एक वर्ब लगा हुआ है। थ्योरी हमारी ये कहती है, सिंपल सा लॉजिक समझना, कि अगर हमारा सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये चीज़ हमें समझनी है। अब अगर हमने इस वर्ब को देखा तो वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सेंटेंस में कहीं प्रोनाउन है नहीं, उस वर्ब का अगर आप सब्जेक्ट ढूंढोगे तो हमारे पास दो नाउन अवेलेबल है, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है। और एक लैंग्वेज में एक थ्योरी हमें पता है, ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब जरा समझना कि इस वर्ब का सब्जेक्ट होने के लिए बस एक ये नाउन और एक ये नाउन, दो नाउन बस बचा हुआ है। ये नाउन अगर देखोगे तो ये नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट रूप में परफॉर्म कर रहा है, तो सर हमारे पास खाली नाउन तो यही था ना, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, लॉन्च बनेगा। और एक बात और आपका क्लियर है, हमने एक छोटा सा थी चीज़ें आपको पता होगा पहले, कि जब नाउन की उत्पत्ति हुई थी तो नाउन अपने आप में सिंगुलर बना था, सिंगुलर बना था। इसमें हम लोग SEIS लगा के कौन सा नाउन बनाए थे, प्लूरल नाउन बनाए थे, ठीक है। और वर्ब की कहानी ठीक उल्टा था कि जब आप वर्ब बनी थी तो वर्ब अपने आप में प्लूरल बनी थी, और इसमें SEIS लगाओगे तब ये कौन सा वर्ब बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट एक हम लोग के पास था। अब अगर उस वर्ब का सब्जेक्ट देखोगे तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्योंकि नाउन है, और नाउन के अंत में कोई भी SEIS नहीं लगा हुआ है। जब नाउन के अंत में कोई SEIS नहीं लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सिंगुलर होगा। अब ये सिंगुलर है तो हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर। अब यहाँ पे आओगे तो वर्ब के पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे वर्ब लगा हुआ और सब्जेक्ट हमारा लॉन्च है, जिस वजह से यहाँ पे वर्ब की जगह वॉच हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक विच का फॉर्म लगाओ, रिजल्टेड लगाओ। विच अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करता है और एज ए सब्जेक्ट का भी काम करेगा। जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सारे के सारे कंजंक्शन का काम करता है, इस बात का ध्यान रखना। और एक लॉजिक पिछले क्लास मैंने आप लोग के सामने में ये भी रखा था कि अगर आपके सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब हमारे पास दो होना चाहिए, अगर दो कंजंक्शन है तो तीन वर्ब होना चाहिए, तीन कंजंक्शन है तो चार वर्ब होना चाहिए। और WH वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंजंक्शन का काम करते हैं, और इंट्रोगेटिव का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। वो कब काम करेगा मैं प्रोनाउन के अगले सेशन में आके उसको कंफर्म करवाऊंगा, या प्रोनाउन का जो बचा हुआ टॉपिक है ना जब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैं उस चीज़ को कवर कर पाऊंगा। ये एक हमारा कंजंक्शन हो गया, एक कंजंक्शन हो तो वर्ब हमारे पास दो होने चाहिए, एक वर्ब ये हो गया और एक वर्ब ये हो गया। चलिए इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा विच ही काम करता है क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, तो उसका सब्जेक्ट भी बन जाएगा। आगे आओगे तो यहाँ पे आगे हमें ये देखने को मिला है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन का अपना ग्रामर क्या कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। इसके बाद वर्ड ही नहीं, एक हमारा लॉसेस लगा हो, तो इस प्रेपोजिशन का नाउन कौन बनेगा, लॉसेस बनेगा। और ये नाउन के साथ ऑब्जेक्ट का, नाउन के पहले किसको रखते हो, एडजेक्टिव को। ये चीज़ें शायद आपको पता हो, अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। और यहाँ पे ly लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे एडजेक्टिव का प्लेसमेंट है और लगा हुआ क्या है, एडवर्ब है, तो सर इसलिए यहाँ पे हेविली की जगह पे हेवी हो जाएगा। ठीक है, यही था कॉमन एरर एक सेंटेंस में। आप चीज़ों को सेंटेंस में जब आप कॉमन एरर ढूंढोगे आप इसी तरीके से ढूंढोगे, इसी ही हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, और फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है इस चीज़ को। दूसरे वाले सेंटेंस पे आ जाओ, रमेश हैज़ बीन बोथ। सर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया,
बोथ, ए क्या है हमारा, डिटरमाइनर है। इसका नाउन कौन बनेगा सर, पर्सन बनेगा। ध्यान से देखोगे, पर्सन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है। सर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलवाई हटा देंगे। एंड अ गैम्बलर सिंस चाइल्डहुड, थोड़ा सा आओगे, रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट पर्सन एंड अ गैम्बलर, ये डिटरमाइनर हो गया और ये नाउन हो गया, ये बोथ इन्हीं दोनों को डिनोट कर रहे हैं। सिंस चाइल्डहुड, सर ये नाउन है और हिज जरा समझना, पॉजेसिव केस प्लस नाउन, इस नाउन को और इस नाउन को, इसका मतलब दो वर्ड को जोड़ेगा तो सर ये अपने आप यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और सर सिंस का ग्रामर शायद आप लोग को पता होगा कि सिंस अपने आप में एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और सिंस अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करता है। जब ये सिंस दो सेंटेंस को जोड़ेगा तब ये एज ए कंजंक्शन काम करेगा, और जब ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करेगा तब उस जगह पे ये प्रेपोजिशन का काम करेगा। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस में एरर फाइंड करोगे, चीज़ों को आप लेके आओगे तो आप उस तरीके से सेंटेंस को देखोगे। अंग्रेजी में सबसे एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हम लोग तुक्का मारना शुरू कर देते हैं अपने मन से। हमारे पास क्या होता है ना कि सेंटेंस बट जाता है। जैसे मान लो कि हमने इसको बांट दिया ऐसे करके ABCD के फॉर्म में, जो एग्जामिनेशन देती है और हम लोग जो तुक्केबाजी करते हैं, जब तक आप सेंटेंस के एक एक वर्ड को नहीं पहचानोगे, आई मीन कि अगर आप पार्सिंग के फॉर्मेट को अगर नहीं समझते हो, चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आई मीन कि आपके लिए फिर वो होगा ना कि तुक्केबाजी, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, आपके लिए सेंटेंस बट गया है। बटने का मतलब क्या, जब आप एरर ढूंढते हो ना, जैसे मैंने इसमें ए पार्ट कर दिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पढ़ के रुक जाते हो, फिर इसके बाद इस वाले पार्ट को पढ़ते हो, फिर अगले पार्ट को पढ़ते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ज़बरदस्ती किसी भी पार्ट में एक एरर काट छाँट के निकाल के सामने रख देते हैं ज़बरदस्ती का। और कई बार हम लोग इस हद तक ख़राब कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस में एरर ना भी होना फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती एरर को निकाल के सामने रख देते हैं। तो जब तक आप सेंटेंस को 1 बाय 1 पार्सिंग अगर वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक आपको एरर मिला, सेंटेंस को इम्प्रूव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलर में सेंटेंस में अगर ABCD के फॉर्म में अगर फिल करोगे तो वहाँ भी आपको परेशानी आती है। और हम लोग चीज़ों को ना उल्टा जज करना शुरू करते हैं इस बात को लेकर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर जो अभी हम लोग की चल रही है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, वो आप लोग की ऐसे ही चलती रहेगी। प्रोनाउन का सेशन अभी प्रैक्टिस है। कल हम लोग जब भी अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी प्रोनाउन को लेके, अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे तरीके से और देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को उसमें देखते हैं। हाँ, जो 2-3 बातें थी आप लोग के डाउट्स को लेके, मैं डाउट का क्लासेस इस वीक में एक दिन रख रहा हूँ। आज ट्यूसडे है, मैं बिफोर संडे एक डाउट का क्लास रखूँगा। आप लोग अपना अपना डाउट कमेंट्स कर दो और जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको एक वीडियो आपके सामने में लेके आ जाऊँगा। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश अभी चलेगी अच्छे तरीके से और एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को पहचानना मैं आपको सिखा दूँगा और चीज़ें बहुत हद तक आपकी ठीक हो जाएगी इंग्लिश। ठीक है, तब तक आप लोग जब तक कि प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन अनलॉक होने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो तब तक के लिए घर में रहो। और एक छोटा सा चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो रही है, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट होने वाला है, आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वहाँ से। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से ना पूरे वीडियो को आप 1 बाय 1 टाइम टू टाइम वीडियो को देखा करो। कोई 49 मिनट्स के हैं, कोई 24 मिनट्स के हैं, कोई 13 मिनट्स के हैं, तो वो सारे वीडियो अगर आपके लिए लगता है कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है तब उसको प्रॉपर तरीके से देखो। और हाँ, एक छोटा सा चीज़ और कि अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में किसी भी ग्रुप में, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। हमारे अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं, काफ़ी कम है, व्यू जिस वजह से कम आते हैं, किसी वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, किसी वीडियोज़ पे कम आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को सपोर्ट बनाए रखो। मैं एवरीडे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा अभी और बहुत चीज़ें बहुत हद तक मैं यहाँ पे भी करवा दूँगा। ठीक है, तो जो लोग मेरे से क्लास ले रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट होगा कि कोई चीज़ें अगर आपको समझ में क्लास में नहीं आती है तो आप वीडियो के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए चलो बाय।